Good morning, would be doctors. How is the Josh? Good. So, would be doctors, this is my 20th class of this physics crash course. तो इन सभी क्लासेस में हमने 26 जुलाई के लिए अराउंड 7 क्वेश्चंस के लिए हम जो हमारे 45 क्वेश्चंस आने हैं फिजिक्स के, उसमें से 7 क्वेश्चन के लिए हम अच्छी तरह से तैयार हो गए हैं। वुड बी डॉक्टर, जो मैंने आपको 1 महीने का शेड्यूल दिया था वो ऑलमोस्ट शेड्यूल जो है आपके पास ख़त्म होने वाला है, और सभी बच्चों ने, आप सब लोगों ने वो सभी जो 8 टेस्ट का शेड्यूल दिया था ऑलमोस्ट सब बच्चों ने कर लिया है। अभी मैं विद इन 1 और 2 डे आपको एक नया नेक्स्ट 15 डेज के लिए एक नया आपको प्लान देने वाला हूँ। तो नेक्स्ट 15 डेज आपने क्या करना होगा, फिर लास्ट 15 डेज आपने क्या करना होगा, इसके लिए मैं आपको सारी स्ट्रेटजी बना दूंगा, सारी रूपरेखा आपको बना के दे दी जाएगी। सो वुड बी डॉक्टर्स, जैसा आपको पता है कि ये सारी मेरी क्लासेस जो हैं इस राष्ट्र को समर्पित हैं, इस राष्ट्र के कोरोना वॉरियर्स को समर्पित हैं, पीएम केयर फंड को समर्पित हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम रोटेशनल मोशन की जितनी भी जो थ्योरी रिलेटेड चीजें रह गई हैं उसको, उसके ऊपर जो छोटे छोटे क्वेश्चंस और बनते हैं उसको हम खत्म कर लेंगे और कोशिश करेंगे कि जितने जो क्लास कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के क्वेश्चन हैं वो भी आज कवर अप कर लें। सो बच्चों, इससे पहले कि हम अपना नया लेक्चर शुरू करें तो पहले हम सबसे पहले शांति पाठ करें। ओम द्यो शांतिरंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति रापा शांति औषध्या शांति वनस्पति शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्व शांति शांति रेव शांति श्यामा शांति रेदि। ओम शांति शांति शांति। सो वुड बी डॉक्टर्स, मैंने आपको लास्ट जो हमने रोटेशनल मोशन के 2 लेक्चर्स लगा चुका हूं मैं। पहले लेक्चर में आपके साथ मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्कस किया था और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं जो 26 जुलाई को आने वाले हैं वो मैंने डिस्कस कर दिए। नेक्स्ट लेक्चर में और लास्ट लेक्चर में मैंने सेंटर ऑफ मास आपके साथ डिस्कस किया और सेंटर ऑफ मास के ऊपर जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए। आज रोटेशनल मोशन की छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जितने भी बाकी इसके रिमेनिंग फार्मूलेस हैं जो आपके ट्रांसलेशनल मोशन में आपके पास फार्मूले थे, उस वही फार्मूले आपके पास रोटेशनल मोशन में है। अगर आप जो आपके पास लीनियर मोशन था, एक तरफ आप लीनियर मोशन ले लीजिए और दूसरी तरफ आप रोटेशनल मोशन ले लीजिए। तो क्या है आपके पास, जैसे लीनियर मोशन में एस है तो रोटेशनल मोशन में ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी u है इनिशियल, तो यहाँ पे इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट है। यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी v है, तो यहाँ पे फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। यहाँ पे आपके पास एक्सेलरेशन a है, तो यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है। a और अल्फा में आपस में रिलेशन भी है। क्या रिलेशन है? E वेक्टर इज, क्या बताया था आपके पास, अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ये वेक्टर क्या बताया था, अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। यहाँ पे आपके पास इक्वेशन है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो इधर क्या इक्वेशन है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट t प्लस हाफ अल्फा t स्क्वायर। यहाँ पे आपके पास क्या है, v इज इक्वल टू u प्लस at, और यहाँ पे आपके पास क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। इधर क्या आपके पास v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इधर क्या होगा आपके पास ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। इधर क्या आपके पास एस एन इज इक्वल टू u प्लस a बाय 2 2n
-1 है, और इधर क्या है थीटा n इज इक्वल टू क्या है ओमेगा नॉट प्लस अल्फा बाई 2n -1 है। क्लियर। यहाँ पे आपके पास क्या है, हियर यू आर हैविंग मास m, तो यहाँ पे क्या है आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है। इधर आपके पास लीनियर मोमेंटम p क्या है mv है। यहाँ पे आपके पास p किससे रिप्लेस हो जाएगा L से, m किससे रिप्लेस हो गया I से, v किससे रिप्लेस हो गया ओमेगा से। यहाँ पे क्या होगा एंगुलर मोमेंटम दैट इज L इज इक्वल टू I ओमेगा। यहाँ पे आपके पास क्या है फोर्स F इज इक्वल टू ma। इधर क्या हो गया आपके पास रोटेशनल फोर्स दैट इज टॉ, दिस इज इक्वल टू I अल्फा। यहाँ पे फोर्स और मोमेंटम में क्या रिलेशन है, F इज इक्वल टू dp बाई dt है। इधर क्या आएगा आपके पास टॉ इज इक्वल टू क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू dl बाई dt। क्लियर। और इधर आपके पास वर्कडन जो है दैट इज इक्वल टू क्या है Fs है। रोटेशनल वर्कडन क्या आ जाएगा F इज रिप्लेस बाय टॉ, S इज रिप्लेस बाय थीटा। इधर आपके पास पावर क्या है दैट इज इक्वल टू Fv, तो इधर पावर रोटेशनल पावर क्या बन जाएगी दैट इज इक्वल टू टॉ ओमेगा। क्लियर। और आपके पास यहां पे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या है हाफ mv स्क्वायर। इधर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी दैट इज इक्वल टू हाफ I ओमेगा स्क्वायर। क्लियर। यहाँ पे मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम में काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2m। सो हियर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आ जाएगी दैट इज इक्वल टू L स्क्वायर बाय 2I। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज L स्क्वायर बाय 2I। क्लियर। यहाँ पे वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या है Fs दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mv स्क्वायर। यहाँ पे वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या होगा टॉ थीटा इज इक्वल टू हाफ I ओमेगा स्क्वायर माइनस हाफ I ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो इस तरह से आपके पास दीज आर द रिलेशंस इन लीनियर मोशन, और ये आपके पास क्या है रोटेशनल मोशन के रिजल्ट्स हैं। तो सिंपल आपने हुआ क्या है आपके पास s थीटा से रिप्लेस हो गया, u ओमेगा नॉट से रिप्लेस हो गया, v ओमेगा से रिप्लेस हो गया, a अल्फा से रिप्लेस हो गया, I आपके पास m I से रिप्लेस हो गया, f टॉ से रिप्लेस हो गया, p L से रिप्लेस हो गया। तो ये रिप्लेस होकर आपके पास ये चीजें बन गई हैं। तो आपके पास कोई भी रोटेशनल मोशन का रिजल्ट बोलता है, क्योंकि ये वाले रिजल्ट आप तो बहुत लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, तो आपने सिंपल क्या करना है, कहीं पे m है तो उसको I से रिप्लेस कर दो, कहीं पे f है तो उसको टॉ से रिप्लेस कर दो, s है तो थीटा से रिप्लेस कर दो, u है तो ओमेगा नॉट से रिप्लेस कर दो, v है तो ओमेगा से रिप्लेस कर दो, a है तो आपने किससे रिप्लेस कर देना है अल्फा से रिप्लेस कर देना है। तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएंगे। जैसे वहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम था, तो यहां पे हमारे पास क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम? क्या कहते थे वहां पे कि व्हेन नो फोर्स इज एक्टिंग टोटल मोमेंटम इज कांस्टेंट। तो यहां पे हम क्या कहेंगे कि व्हेन नो एक्सटर्नल इज टॉर्क इज एक्टिंग, व्हेन नो एक्सटर्नल टॉर्क इज एक्टिंग, इन दैट केस इफ टॉ इज इक्वल टू 0, तो आपके पास क्या होगा, टॉ क्या है अगर 0 है तो L की वैल्यू क्या होगी कांस्टेंट होगी, I ओमेगा क्या होगा कांस्टेंट होगा। तो बहुत अच्छे अच्छे मींस यहां पे हम कह सकते हैं I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2, और हम यहां पे क्या कह सकते हैं mr स्क्वायर 2 पाई बाय mr1 स्क्वायर अपॉन 2 पाई t1 इज इक्वल टू mr2 स्क्वायर इंटू 2 पाई अपॉन t2। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, I को mr स्क्वायर ओमेगा को v बाय r लिख लें, तो दिस बिकम्स mv1 r1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा mv2 r2। सो वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर दिस कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अगर आपके पास कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है तो I ओमेगा क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा। मीन
आई क्या है, मोमेंट मींस यहां से हम क्या कह सकते हैं कि जो टाइम पीरियड है दैट इज मोमेंट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कहीं पे भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज करता है वहां पे एंगुलर वेलोसिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। टाइम पीरियड क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास जो टाइम पीरियड है वो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। और कहीं पे अगर वेलोसिटी आपके पास डिस्टेंस डिक्रीज करता है तो वेलोसिटी इंक्रीज करती है, अगर डिस्टेंस इंक्रीज करता है तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। तो बड़ा एक हम ऑफनली बोल देते हैं कि जैसे ही प्लैनेट्स कम्स नियर टू द सन, व्हेन द प्लैनेट्स कम्स नियर टू द सन, उनकी वेलोसिटी क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। व्हेन द प्लैनेट्स कम्स नियर टू द सन देयर वेलोसिटी इंक्रीजेस। क्लियर? सो बहुत अच्छी अच्छी चीजें इसके ऊपर, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसके ऊपर आ जाते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के, जो मुझे उम्मीद है आपकी बार जो 26 जुलाई को क्वेश्चन आ सकता है वो क्वेश्चन ये है। देखिए क्या है वो क्वेश्चन। कहता है इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ बिकम्स हाफ ऑफ इट्स प्रेजेंट रेडियस, देन हाउ मेनी डेज विल बी लेफ्ट, हाउ मेनी hours will be left in a day, how many hours will be left in a day if radius of the earth becomes half of its present radius। अगर मैं कहता हूं कि आपके पास radius of the earth becomes 1/n of its present radius, then new time period of the earth becomes, नया टाइम पीरियड क्या बन जाएगा। देखिए अर्थ क्या है, स्फेरिकल बॉडी है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, 2/5 m/r²। ओरिजिनल टाइम पीरियड इसका कितना है, 24 आवर। क्लियर? नाउ अब I2 क्या बन जाएगा, क्या कहा है कि सपोज कर लो कि रेडियस बिकम्स 1/n ऑफ इट्स प्रेजेंट रेडियस, नाउ द न्यू टाइम पीरियड बिकम्स, लेट इट बी t। सो फ्रॉम हियर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, दिस t बिकम्स 24/n²। क्या बन जाएगा, t इज इक्वल टू 24/n²। तो व्हाट इज कि मींस इफ रेडियस ऑफ द अर्थ बिकम्स 1/n टाइम्स ऑफ इट्स प्रेजेंट रेडियस, देन न्यू टाइम पीरियड ऑफ द अर्थ बिकम्स 24/n² r। ये r में है। तो ओरिजिनल मेरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज माय क्वेश्चन कि इफ रेडियस ऑफ द अर्थ बिकम्स हाफ ऑफ इट्स प्रेजेंट रेडियस, देन हाउ मेनी hours will be left in a day। अगर मींस यहाँ पे n कितना हो जाएगा, मींस रेडियस ऑफ द अर्थ बिकम्स हाफ ऑफ इट्स प्रेजेंट रेडियस, मींस n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। n की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो इट मींस दैट n इज हियर 2, तो t क्या बन जाएगा, दैट बिकम्स 6 आवर्स। तो एक दिन के कितने घंटे रह जाएंगे आपके पास, 6 आवर्स रह जाएंगे। इन ए डे देयर विल बी ओनली, डे विल बी ऑफ ओनली 6 आवर्स, 6 आवर का डे रह जाएगा अगर इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ बिकम्स हाफ ऑफ इट्स प्रेजेंट रेडियस। और इट कैन बी आस्क्ड कि कितने आर के साथ आपके पास कितने नंबर ऑफ आवर्स डिक्रीज कर जाएंगे इन ए डे इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ बिकम्स हाफ ऑफ इट्स प्रेजेंट रेडियस। तो उस केस में आप क्या कहोगे कि आपके पास रह कितने गए, 6 आवर, पहले कितने थे, 24 आवर। तो इट मींस दैट नंबर ऑफ आवर कितने डिक्रीज कर गए, 18 आवर डिक्रीज कर गए। अगर रेडियस ऑफ द अर्थ बिकम्स हाफ ऑफ इट्स प्रेजेंट रेडियस, द नंबर ऑफ आवर्स डिक्रीजेस इन ए डे क्या हो जाएगा, दैट विल बी 18। और नंबर ऑफ आवर्स लेफ्ट इन ए डे क्या हो जाएगा, दैट विल बी 6 आवर if radius of the earth becomes half of its present radius। और in general result याद रखो, if radius of the earth becomes 1/n times of its present radius, the new time period of the earth becomes 24/n²। हाफ आ जाए, 1/3 आ जाए, 1/4 आ जाए, तो उसके कॉरेस्पॉन्डली आप n की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करिए, you will get the result। because कि जब अर्थ का रेडियस कम होगा उसकी एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, आई ओमेगा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली हमने ये कैलकुलेट कर लिया। क्लियर? नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा जा सकता है।
कि आपके पास देयर आर टू डिस्क, दो डिस्क हैं, दीज आर द टू डिस्क, इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या दिए हुए हैं, I1 और I2 दिए हुए हैं। दीज आर द टू डिस्क, देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आर I1 and I2. These discs are rotating with angular velocities omega 1 and omega 2. ऐसे दोनों डिस्क जिनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, I1 और I2 है, और किस एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रही हैं, दे आर रोटेटिंग विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2। ओमेगा 1 ओमेगा 2 के साथ ये क्या कर रही हैं, रोटेट कर रही हैं, और ऐसे रोटेट करती हुई क्या हुई, ये दोनों डिस्क दे आर ज्वाइंट विद देयर एक्सिस। ये क्या करेगी, दोनों डिस्क ऐसे रोटेट करती हुई ज्वाइंट विद देयर एक्सिस, और ये दोनों डिस्क ऐसे इकट्ठी होगी। और जब ये दोनों डिस्क इकट्ठी होगी तो ये बताना है कि नाउ इकट्ठे होने के बाद किस एंगुलर वेलोसिटी के साथ ये दोनों डिस्क रोटेट करेंगे। एक बार फिर सुन लीजिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि देयर आर टू डिस्क हुज मोमेंट ऑफ इनर्शिया आर I1 and I2 are rotating with angular velocities omega 1 and omega 2. Now these two disks are joined with their axis and start rotating together. Now what will be their new angular velocity? अब देखो, जब वो एक्सिस के साथ ज्वाइन कर गई, कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं की, तो इसके ऊपर क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम क्या रहना है, इसका कंजर्व रहना है। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा मींस टोटल एंगुलर मोमेंटम बिफोर ज्वाइनिंग क्या होगा इनका, I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2। जब ये दोनों डिस्क ऐसे इकट्ठी ज्वाइन कर गई तो आपके पास इनका नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बन जाएगा, I1 प्लस I2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी I1 प्लस I2। लेट देयर न्यू एंगुलर वेलोसिटी बिकम ओमेगा, लेट देयर न्यू एंगुलर वेलोसिटी बिकम ओमेगा। तो ओमेगा क्या आ जाएगा आपके पास, ओमेगा विल बी इक्वल टू I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 डिवाइडेड बाय I1 प्लस I2। दिस विल बी देयर, ये इनकी क्या होगी, नई एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर? तो नाउ बोथ दिस डिस्क विल रोटेट विद एंगुलर वेलोसिटीज I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 डिवाइडेड बाय I1 प्लस I2। क्लियर? सो अब यहां पे एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जब ये इकट्ठे ऐसे ज्वाइन कर गई, देयर इज सम लॉस इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, कुछ आपके पास लॉस इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। व्हाट इज दैट लॉस इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी? तो आपने ये भी याद रखना है, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो आएगी उसके लिए भी आपने फार्मूला याद रखना है। लॉस इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इनिशियल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस हाफ I2 ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस क्या आएगा, हाफ I1 प्लस I2 ओमेगा स्क्वायर। दिस इज द टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बिफोर ज्वाइनिंग, दिस इज द टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर ज्वाइनिंग। तो यहां पे ओमेगा की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 डिवाइड बाय I1 प्लस I2, और फिर इसे सॉल्व करेंगे। दिस बिकम्स I1 I2 ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ I1 प्लस I2। दिस इज द लॉस इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी व्हेन बोथ द डिस्क आर ज्वाइंट विद देयर एक्सिस। जब ये दोनों डिस्क अपने एक्सिस के साथ ज्वाइन कर जाएंगी उस समय ये लॉस इन, डायरेक्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकता है, और ये I1 I2 ओमेगा 1 ओमेगा 2 दिया हो सकता है। क्लियर? तो उस केस में जो रोटेशनल लॉस इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है दैट इज I1 I2 ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 डिवाइड बाय I1 प्लस I2 का ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 होल स्क्वायर डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ I1 प्लस I2 आ जाएगा। क्लियर? देखिए बच्चों, एक आपके पास जस्ट रिमेंबर, एक आपके पास क्या है, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन है, एक आपके पास क्या है, प्योर रोटेशनल मोशन है, और तीसरा क्या है आपके पास, प्योर रोलिंग मोशन है। जब व्हेन ए बॉडी इज हैविंग ए प्योर ट्रांसलेशनल मोशन,
उसके पास सिंपल क्या होती है कि whensoever the body is in a pure translational motion, it is only having the translational kinetic energy. क्या होगी वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी? हाफ एम वी स्क्वायर होगी. एंड दिस इज ए प्योर ट्रांसलेशनल मोशन. और व्हेन ए बॉडी इज हैविंग प्योर रोटेशनल मोशन, इन दैट केस इट इज हैविंग रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. क्या होगी? दैट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. और क्या होता है कि जब ये ट्रांसलेशनल मोशन और प्लस ये रोटेशनल मोशन हो जाता है, जब ये दोनों मोशंस क्या हैं? कंबाइन कर जाते हैं. और कंबाइन होने के बाद मींस दे आर हैविंग बोथ रोटेशनल एज वेल एज ट्रांसलेशनल मोशन. उस मोशन को हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड, ये जो मोशन होगा, जब ये दोनों मोशन इकट्ठे हो जाएंगे, इकट्ठे होने के बाद ये जो मोशन बनेगा, इस मोशन को हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड रोलिंग मोशन. और व्हेन ए बॉडी इज रोलिंग, जब आपके पास बॉडी रोल कर रही है तो उसके पास क्या होगी? टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होगी. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जब बॉडी रोल कर रही है तो रोलिंग के टाइम इसके पास टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होनी है? सम ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक. अब अपने ख्याल रखना है कि बॉडी के पास सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन है या रोटेशनल मोशन है या रोलिंग मोशन है. ट्रांसलेशनल मोशन है तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ये लेनी है, और प्योर रोटेशनल मोशन है तो आपने सिर्फ ये काइनेटिक एनर्जी लेनी है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लेनी है. अगर इट इज इन रोलिंग मोशन तब आपने टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या लेनी है? हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. क्लियर? तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, वो मैं अभी आपको कराता हूं. क्या है कि इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस आई को क्या लिख सकते हो? एम के स्क्वायर, वेयर के इज द रेडियस ऑफ gyration. व्हाट इज दिस रेडियस ऑफ gyration? It is the perpendicular distance of a center of mass from the symmetrical axis, for that is the axis of rotation. ओमेगा स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप? v square by r square. तो this is very very important result कि when a body is rolling, in that case it is having, when a body is rolling, it is having total kinetic energies half mv square into 1 plus k square by r square. अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, और हो सकता है कि 26 जुलाई को भी ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आपके पास जब बॉडी रोल कर रही है तो उसके पास फ्रैक्शन ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है. मींस इट इज आस्क्ड कि व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक. फ्रैक्शन ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय टोटल काइनेटिक एनर्जी, डिवाइड बाय टोटल काइनेटिक एनर्जी. टोटल काइनेटिक एनर्जी मींस रोलिंग प्लस रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल. तो ये रेशो क्या बन जाएगी? लेट इट बी कॉल्ड एज x. और ये क्या हो जाएगी? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या होगा? हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. तो दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 1 plus k square by r square. When a body is rolling, the fraction of translational kinetic energy possessed by it क्या होगी? 1 upon 1 plus k square by r square. And fraction of rotational kinetic energy possessed by it क्या होगी? क्या आ जाएगी? This is half I omega square divided by हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आई क्या है? एम के स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर क्या है? वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर है. हाफ एम वी स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, तो आपके पास ऊपर क्या रह जाएगा? दैट इज सिंपली इक्वल टू के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. जब आप उसको नीचे लेके आओगे तो दिस बिकम्स 1 प्लस आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर. ये बन जाएगा. ये क्या बन जाएगी? दिस बिकम्स 1 अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर. तो 1 अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर क्या है? फ्रैक्शन ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है. 1 अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर क्या है? दिस इज द
फ्रैक्शन ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। तो आपने ये दोनों रिजल्ट बहुत ही अच्छी तरह याद रखने हैं कि फ्रैक्शन ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी व्हेन ए बॉडी इज रोलिंग 1/1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, फ्रैक्शन ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज रोलिंग 1/1 प्लस r स्क्वायर बाय k स्क्वायर। दोनों में डिफरेंस क्या है? ये k स्क्वायर बाय r स्क्वायर है, ये r स्क्वायर बाय k स्क्वायर है। क्लियर? अब यहां पे ये पूछ लिया जाता है, अगर रिंग रोल कर रही है, इफ ए रिंग इज रोलिंग, तो उसके पास कितने परसेंट ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, कितने परसेंट उसके पास रोटेशनल काइनेटिक। व्हेन ए रिंग इज रोलिंग, percentage of translational kinetic energy and rotational kinetic energy possessed by it will be। देखिए रिंग के लिए k की वैल्यू क्या होती है? r होती है। तो जब भी सिंपल k पूछा है तो उसके सिमेट्रिकल एक्सिस के ऊपर पूछा है। सिमेट्रिकल एक्सिस जैसे रिंग का क्या है? पासिंग थ्रू इट्स सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। डिस्क का भी यही है, सॉलिड स्फीयर का भी यही है। तो सिमेट्रिकल एक्सिस के अलोंग इनका k जो होता है वो क्या होता है? r होता है। कैसे आया? रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? mr स्क्वायर, और इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ डायरेक्शन लिखे mk स्क्वायर। तो k की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? r आ गई। तो सिंपल आपने याद रखना है k फॉर रिंग क्या होता है? r होता है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? 1/2 आ जाएगी, और y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 1/2 आ जाएगी। अगर आप x यहाँ पे k की वैल्यू r सब्स्टिट्यूट करते हो, फॉर रिंग x क्या आ जाएगा? 1/2, y क्या आ जाएगा? 1/2. So this result implies that when ring is rolling, in that case it possesses 50% translational kinetic energy, 50% rotational kinetic energy. अगर यही वैल्यू डिस्क के लिए पूछी गई हो, k फॉर डिस्क क्या होता है? That is equal to, एक चीज और है, अगर पीछे वाले क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि what is the ratio of its ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, फॉर रिंग के लिए ये रेशियो क्या आएगी? 1:1 आएगी। फॉर डिस्क के लिए k फॉर डिस्क क्या होता है? दैट इज r/√2 होता है। अगर आप यहां पे k की वैल्यू क्या है? r/√2 सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास k की वैल्यू r/√2 सब्स्टिट्यूट करोगे तो दिस बिकम्स x बिकम्स 2/3, और y क्या बन जाएगा? दिस इज इक्वल टू 1/3। k को क्या है? r/√2 सब्स्टिट्यूट किया, x क्या बन गया? 2/3, और y क्या बन गया? आपके पास 1/3 बन गया। तो मींस जब डिस्क रोल कर रही है तो उसके पास 66% ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, और 34% इसके पास क्या है? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। मींस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या है? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा है। रेशियो ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या है? 2:1 है। तो व्हेन ए रिंग इज रोलिंग, इन दैट केस जो ट्रांसलेशनल और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है दे आर ऑब्टेन्ड इन द रेशियो ऑफ 2:1 की रेशियो में वो ऑब्टेन हो रही है। ठीक हो गया? अगर यही चीज सॉलिड स्फीयर के लिए पूछ ली जाए, फॉर सॉलिड स्फीयर k क्या होता है? √2/5r होता है। तो यहां पे k की वैल्यू √2/5r सब्स्टिट्यूट करोगे तो दिस बिकम्स x बिकम्स 5/7, और y क्या बन जाएगा आपके पास? जब यहीं पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो दिस बिकम्स k की वैल्यू दैट बिकम्स √2/5 सब्स्टिट्यूट करोगे तो दिस बिकम्स 2/7। क्लियर? तो यहां से बड़ा क्लियर है कि जब सॉलिड स्फीयर रोल कर रहा है तो उसके पास 72%, उसके पास क्या है? 72% क्या है? रोटेशनल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है। 28% क्या है? उसके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है व्हेन ए सॉलिड स्फीयर इज रोलिंग। तो इस तरह सॉलिड सिलेंडर या होलो सिलेंडर ये सब रोल कर रहे हैं, उनके लिए पूछे जा सकते हैं, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन यहीं से आ रहा है। और सम टाइम आपके पास एक और आ जाता है, होलो स्फीयर के लिए भी आ जाता है। होलो स्फीयर के लिए जो k की वैल्यू होती है दैट इज √2/3 है, r है। तो उसके लिए होलो स्फीयर के लिए आपके पास x क्या बन जाएगा? दिस बिकम्स 3/5,
और y क्या बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू, जब यहाँ पे √2/3 सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास दिस बिकम्स 2/5। तो होलोस्फीयर के लिए, जब होलोस्फीयर रोल कर रहा है, इसके पास 60% ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है और 40% क्या है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। होलोस्फीयर के लिए ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की रेशियो क्या है, 3:2 है, दैट इज 1.5 है। तो इस तरह से आपके पास क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिंग रोल कर रही है या डिस्क रोल कर रही है या सॉलिड स्फीयर रोल कर रहा है, होलोस्फीयर रोल कर रहा है, तो जब रोल कर रहा है तो कितने परसेंट वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पोजेस कर रही है, कितने परसेंट रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पोजेस कर रही है, या इट कैन बी आस्क्ड कि टोटल एनर्जी कितनी पोजेस कर रही है, या इट कैन बी आस्क्ड कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की रेशियो क्या है। फ्रॉम ऑल दीज रिजल्ट्स इट इज वेरी क्लियर दैट कि जब भी कोई बॉडी रोल करेगी उसके पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लियर? सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसे याद रखना। एक और इसके ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब भी कोई बॉडी, देखिए क्या होता है कि आपके पास कोई इंक्लाइन प्लेन है, दिस इज एन इंक्लाइन प्लेन हुज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज थीटा। अगर कोई बॉडी यहां इस इंक्लाइन प्लेन से, जिसका मास क्या है, m है, फ्रीली फॉल करती है, तो इसके पास फ्रीली फॉलिंग के केस में एक्सेलरेशन ऑफ दिस मास क्या होता है, दैट इज इक्वल टू क्या है, g sin थीटा है। और अगर यही सरफेस क्या है, रफ हो, अगर यही इंक्लाइन सरफेस क्या हो, रफ हो, तो रफ सरफेस के ऊपर इस मास का जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, g इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा होगी। और अगर यही बॉडी इस रफ इंक्लाइन प्लेन के ऊपर रोल करती हुई फॉल कर रही है, रोल, अब इसमें रोल करेगी भी कब, एक सफिशिएंट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो। अगर यहाँ पे एक सफिशिएंट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, उस समय क्या है, ये बॉडी इस सरफेस के ऊपर क्या कर सकती है, रोल भी कर सकती है। और जब ये बॉडी रोल करती हुई इसके ऊपर फॉल करेगी तो उस समय इसकी एक्सेलरेशन जो होगी, रोलिंग के टाइम इसकी जो एक्सेलरेशन होगी, दैट इज g sin थीटा अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर होगी। When a body is rolling on this rough inclined plane, उस समय इसकी जो एक्सेलरेशन होनी है, दैट इज इक्वल टू g sin थीटा अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर होगी। ये रोल तभी कर पाती, ये बॉडी जो है इस रफ सरफेस के ऊपर रोल तभी कर पाएगी अगर इस रफ सरफेस का जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू tan थीटा अपॉन 1 प्लस r स्क्वायर बाय k स्क्वायर। अगर इस रफ सरफेस का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन tan थीटा अपॉन 1 प्लस r स्क्वायर बाय k स्क्वायर से ज्यादा है, तभी बॉडी क्या है, इस रफ सरफेस के ऊपर वो रोल कर पाएगी। ये दोनों ही क्वेश्चन क्या है, इटसेल्फ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आपके पास सिंपल क्वेश्चन आ सकता है कि जब कोई बॉडी, आपके पास कोई रिंग है, रिंग रोल कर रही है या डिस्क रोल कर रही है या सॉलिड स्फीयर रोल कर रहा है या होलोस्फीयर रोल कर रहा है, तो उनकी डायरेक्ट ये भी आ सकता है कि उनकी एक्सेलरेशन क्या होगी। अगर रिंग रोल कर रही है तो रिंग के केस में इस रफ इंक्लाइन सरफेस के ऊपर इसकी जो एक्सेलरेशन हो जानी है, दैट विल बी इक्वल टू हाफ g sin थीटा होगी। और डिस्क के केस में इसकी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, फॉर डिस्क k की वैल्यू क्या, k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, फॉर रिंग k इज r, तो g sin थीटा बाय 2 बन जाएगी। फॉर डिस्क k की वैल्यू क्या है, दैट इज r बाय √2 है, तो दिस बिकम्स, दैट बिकम 2/3 g sin थीटा बन जाएगी। सॉलिड स्फीयर है आपके पास, सॉलिड स्फीयर के लिए k की वैल्यू क्या है, √2/5, तो उसके लिए एक्सेलरेशन क्या बन जाएगी, √5/7 g sin थीटा। और अगर आपके पास 5/7 g sin थीटा। और अगर आपके पास होलोस्फीयर है, होलोस्फीयर के लिए k की वैल्यू क्या है, √2/3 है, तो दैट बिकम्स 3/5 g sin theta. So these are the values of acceleration of ring,
disk, solid sphere and hollow sphere. For ring, its acceleration is half g sin theta. For disk, this is 2 by 3 g sin theta. For solid sphere, it is 5 by 7 g sin theta. For hollow sphere, it is 3 by 5 g sin theta. So these are the values of acceleration when these different bodies are rolling on this rough inclined plane. और इनके लिए कंडीशन भी है कि तभी ये रोल कर पाएंगी अगर रिंग तभी रोल कर पाएगी अगर इस रफ इंक्लाइन प्लेन का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या हो, दैट शुड बी ग्रेटर देन हाफ tan थीटा हो. रिंग के लिए क्या हो, इट शुड बी ग्रेटर देन हाफ tan थीटा, क्योंकि रिंग के लिए k की वैल्यू क्या आ जाएगी r, तो म्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि r सब्स्टिट्यूट करेंगे, दिस बिकम्स हाफ tan थीटा. तो डिस्क के लिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होना चाहिए, ये देखिए ये 2/3 है, तो दिस बिकम्स 3 बाय सॉरी डिस्क के लिए k की वैल्यू क्या होती है, दैट इज इक्वल टू r बाय √2. तो k की वैल्यू r बाय √2 है, तो आप यहां पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो म्यू शुड बी ग्रेटर देन 1/3 tan थीटा. और सॉलिड स्फीयर के लिए k की वैल्यू क्या है, √2/5 है, तो दैट शुड बी इक्वल टू म्यू क्या होना चाहिए, √2/5 सब्स्टिट्यूट करोगे तो दिस बिकम्स 2/7 tan थीटा. म्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 2/7 थीटा. सिमिलरली होलो स्फीयर के लिए क्या होना चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन 5/8 tan थीटा. तो दीज आर द वैल्यूज ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर रिंग. फॉर रिंग इट इज tan थीटा by 2. फॉर डिस्क इट इज इक्वल टू 2/3 tan थीटा. फॉर सॉलिड स्फीयर इट इज for solid sphere it is 2/7 tan theta. For a hollow sphere it is 3/5 tan theta. So these are the values of coefficient of friction required for these different bodies to roll down on this rough inclined plane. Clear? Now next आपसे पूछा जा सकता है कि अगर ये सारी बॉडीज रोल कर रही हैं, इनमें से सबसे ज्यादा किसकी एक्सेलरेशन होगी. देखो इसकी एक्सेलरेशन कितनी है 0.5, इसकी कितनी है 0.6, इसकी कितनी है 0.7 के करीब, इसकी कितनी है 0.6 के करीब. तो आपके पास जब ये बॉडी रफ इंक्लाइन प्लेन के ऊपर रोल कर रही है तो सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन किसकी है, सॉलिड स्फीयर की. उससे कम किसकी है आपके पास, होलो स्फीयर की. उससे कम किसकी एक्सेलरेशन है आपके पास, डिस्क की. और सबसे कम आपके पास एक्सेलरेशन किसकी है, रिंग की. तो जब ये डिफरेंट बॉडीज रिंग, डिस्क, सॉलिड स्फीयर, होलो स्फीयर इस रफ इंक्लाइन प्लेन के ऊपर रोल करते हुए फॉल कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन क्या होगी, सॉलिड स्फीयर की होगी. उससे कम एक्सेलरेशन किसकी होगी, होलो स्फीयर की होगी. उससे कम किसकी एक्सेलरेशन होगी, डिस्क की होगी. और सबसे कम एक्सेलरेशन किसकी होगी, रिंग की एक्सेलरेशन क्या होगी, सबसे कम होगी. तो सिंपल आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऐसे इनइक्वालिटी की फॉर्म में भी दिया हो सकता है, दिया इसे उल्टा करके लिखा हो सकता है या कुछ और लिखा हो सकता है. करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ये होगा. या और कॉम्प्लिकेटेड करके पूछ लिया जा सकता है कि इट कैन बी आस्क्ड कि व्हाट इज द रेशियोज ऑफ दिस एक्सेलरेशन. इन एक्सेलरेशंस की रेशियो क्या होगी. अब आपने इन एक्सेलरेशंस की रेशियो निकालनी है तो रेशियो क्या आएगी, व्हाट विल बी द रेशियोज ऑफ दिस एक्सेलरेशन मींस सॉलिड स्फीयर, होलो स्फीयर, रिंग, डिस्क. इन सब की आपने एक्सेलरेशंस की रेशियो निकालनी है. तो रेशियो निकालोगे तो क्या आ जाएगा, जी साइन थीटा, जी साइन थीटा, जी साइन थीटा, जी साइन थीटा, सारा कैंसल आउट हो जाएगा. तो रेशियो ऑफ सॉलिड स्फीयर इज टू होलो स्फीयर इज टू डिस्क इज टू रिंग. आपके पास ये क्या आ जाएगा, दिस रेशियो विल बी, अगर हम लिखेंगे तो दिस विल बी 5/7 इज टू 3/5 is to 2/3 is to 1/2. So this is the ratio of the solid sphere, hollow sphere, disk and ring. Clear? और इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसको पूरे नंबर में कैलकुलेट करें तो this will becomes 150. ये रेशियो बन जाएगी 150
or this becomes 126 is to this becomes 126 is to 140 is to this becomes 105. Sorry, this is not 126. This is LCM is here. This LCM will be 210. So this is becomes 146. This becomes 146. This ratio becomes 150 is to 146 is to 105. ये आपके पास this will be the acceleration of the different bodies when they are rolling down on a rough inclined plane. 150 is to 146 is to 140 is to 105. ये इनकी रेशियो होता है एक्सेलरेशन होगी. और 5 is to 7, 3 is to 5, 3 is to 2. ये कैसा है? ये नीचे वाला कैसे है? इसका एलसीएम कितना बन गया आपके पास? 210 क्या बन गया आपके पास? एलसीएम बन गया 210 जो है इसका एलसीएम बन गया. तो दिस बिकम्स 30 is to 5 150. तो दिस बिकम्स 42 3 क्या होगा? That will be equal to 126. This becomes 140 और this becomes that is 105. तो आपके पास these are the accelerations of this becomes 126. This will be 126 होगा. और एक ख्याल रखना, I am extremely sorry. ये होलोस्फीयर्स यहाँ पे इसकी डिस्क का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है. बहुत बच्चों वुड बी डॉक्टर्स से गलती हो सकती है, आपसे भी जैसे मेरे से होगी आपसे भी गलती हो सकती है. डिस्क के लिए 0.66 बन रहा है, होलोस्फीयर के लिए क्या बन रहा है? 0.6 बन रहा है. तो इसलिए डिस्क की एक्सेलरेशन क्या है आपके पास? ज्यादा है, होलोस्फीयर की उससे कम है. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डिस्क और होलोस्फीयर की एक्सेलरेशन में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है. डिस्क का जो बन रहा है 0.66 बन रहा है, होलोस्फीयर का 0.6 बन रहा है. तो आपके पास द रेशियो ऑफ सॉलिड स्फीयर, होलोस्फीयर, डिस्क, रिंग क्या बनेगा? 150 is to 126 is to 140 is to 105. तो यहाँ पे ये इनइक्वालिटी भी लिखना, सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन क्या होगी? सॉलिड स्फीयर की, उससे कम होगी डिस्क की, उससे कम होलोस्फीयर की, और सबसे कम एक्सेलरेशन क्या होगी? एयर रिंग की होगी. तो बच्चों वुड बी डॉक्टर्स से ख्याल रखना है, होलोस्फीयर और डिस्क की एक्सेलरेशन में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है. डिस्क में आ रहा है 0.66 आ रहा है और होलोस्फीयर में होलोस्फीयर में क्या आ रहा है? 0.6 आ रहा है. तो 0.06 का डिफरेंस है. डिस्क की एक्सेलरेशन होलोस्फीयर की एक्सेलरेशन से ज्यादा है. तो acceleration of solid sphere will be greater than acceleration of disk of greater than holosphere will be greater than क्या होगा? ring होगा. And their ratio will be 150 is to 140 is to 126 is to 100 होगा. So here we can write this is a disk, this is holosphere, or this will be 150 is to 140 is to 126 is to 105 होगा. क्लियर? अब यहाँ पे इसके बाद नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था कि अगर ये सारी बॉडीज इस रफ इंक्लाइन प्लेन के ऊपर रोल करती हुई फॉल करती हैं तो इनमें से कौन सी बॉडी सबसे पहले पहुंचेगी? विच बॉडी विल रीच द बॉटम फर्स्ट? देखो टाइम क्या होता है? दैट इज इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूट ऑफ 2s/a. अब क्या होगा? जो टाइम है चारों बॉडीज के लिए s क्या है? सेम है. टाइम क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन है. तो जिसकी सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन होगी वो बॉडी सबसे पहले पहुंचेगी. उसके बाद जिसकी उससे कम होगी वो बाद में. तो मींस सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन किसकी है? सॉलिड स्फीयर की सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन है. सॉलिड स्फीयर सबसे पहले पहुंच जाएगी. रिंग की एक्सेलरेशन सबसे कम है तो रिंग इसमें से सबसे बाद में पहुंचेगी. मींस सबसे पहले सॉलिड स्फीयर पहुंचेगी, फिर डिस्क पहुंचेगी, फिर होलोस्फीयर पहुंचेगी, और सबसे बाद में कौन सी पहुंचेगी? रिंग पहुंचेगी. अगर ये चारों बॉडीज इकट्ठी रफ इंक्लाइन प्लेन के ऊपर रोल करना शुरू करती है तो इनमें से सबसे पहले सॉलिड स्फीयर बॉटम के ऊपर पहुंचेगा, सबसे बाद में रिंग पहुंचेगी. सेकंड नंबर के ऊपर डिस्क पहुंचना है, थर्ड नंबर के ऊपर होलोस्फीयर ने बॉटम के ऊपर पहुंचना है. तो दिस इज अबाउट द
टाइम, और सिंपल आपके पास रेशो भी पूछी जा सकती है, व्हाट विल बी द रेशियोज ऑफ देयर टाइम। रेशियोज ऑफ देयर टाइम क्या होगी, रेशियोज ऑफ द 1 by under root of 1 by a solid sphere, ratio of time of solid sphere is to time of disk is to time of hollow sphere is to time of ring। तो ये टाइम्स की जो रेशियो आ जाएगी, this will be equal to 7 by 5 is to 3 by 2 is to 5 by 3 is to 2 is to 1। This will be the ratios of the time in which they are reaching at the bottom। अब उसके बाद नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि what will be the ratios of their velocities। मींस सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसकी होगी, सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसकी होगी, वेलोसिटी किसके बराबर होती है, that is equal to under root of 2as। so velocity is directly proportional to under root of acceleration। तो जिसकी सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन होगी वो सबसे ज्यादा वेलोसिटी के साथ पहुंचेगी। अब सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन किसकी है, सॉलिड स्फीयर की है। तो सॉलिड स्फीयर जब ये चारों बॉडीज रफ इंक्लाइन के ऊपर रोल करती हुई नीचे पहुंचती है, तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी के ऊपर कौन सी बॉडी स्ट्राइक करेगी, सॉलिड स्फीयर। उससे कम वेलोसिटी किसकी होगी, डिस्क की। उससे कम वेलोसिटी किसकी होगी, होलो स्फीयर की। और सबसे कम वेलोसिटी किसकी होगी, रिंग की होगी। सो रेशियो वेलोसिटी ऑफ द सॉलिड स्फीयर इज टू डिस्क इज टू होलो स्फीयर इज टू रिंग। तो ये रेशियोज क्या आ जाएंगी, रेशियोज ऑफ देयर एक्सेलरेशन इट विल बी रूट 5 by 7 is to root 3 by 5 is to root 2 by 3 is to root 1 by 2। clear? so this is also very very important। clear? तो आपके पास 3 क्वेश्चन इसमें है। एक्सेलरेशंस की रेशियो पूछी जा सकती है, टाइम की रेशियो पूछी जा सकती है, वेलोसिटीज की रेशियो पूछी जा सकती है। तो आपके पास सबकी देखो एक्सेलरेशंस की सबकी वैल्यूज पता है, वेलोसिटीज की रेशियो निकालनी है तो आपके पास वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन है। अगर टाइम की रेशियो निकालनी है, टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन है, तो कोरस्पॉन्डली आप ये कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। एक आपके पास सॉलिड स्फीयर है, एक आपके पास सॉलिड स्फीयर है, वो पहले रोल करता हुआ उस रफ इंक्लाइन प्लेन के ऊपर फॉल करता है। सेम लेंथ का आपके पास स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है, वहां पे वो फ्रीली फॉल करता है। तो आपके पास वहां पे रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी पूछा जा सकता है, रेशियो ऑफ देयर टाइम टेकन पूछा जा सकता है, दोनों केसेस में रेशियो ऑफ देयर एक्सेलरेशन पूछी जा सकती है। वो भी आप कैसे करोगे, मैंने आपको बता दिया कि जब बॉडी रोल करती हुई जा रही है तब एक्सेलरेशन क्या है, g sin थीटा अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर है। और जब सिंपली फ्रीली फॉल करेगी स्मूथ इंक्लाइन प्लेन के ऊपर तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, g sin थीटा होगी। तो रेशियो ऑफ देयर एक्सेलरेशन ऑफ रोलिंग डिवाइडेड बाय फ्रीली फॉलिंग, तो आपके पास वो रेशियो क्या आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर आ जाएगी। और कोरस्पोंडेंटली जिस बॉडी के लिए पूछा है, जैसे मैंने यहाँ सॉलिड स्फीयर के लिए पूछा है, सॉलिड स्फीयर के लिए k की वैल्यू क्या है, रूट 2 by 5 है, तो दैट रेशियो बिकम 5 by 7 आ जाएगी। ये दिस इज द रेशियोज ऑफ देयर एक्सेलरेशन। अगर यहाँ पे वेलोसिटीज की रेशियो पूछी गई हो तो वेलोसिटीज की रेशियो क्या है, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन है। जो एक्सेलरेशन की रेशियो है उसका अंडर रूट कर देंगे, वो वेलोसिटीज की रेशियो आ जाएगी। अगर टाइम की रेशियो पूछी है, टाइम क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन है, तो आपके पास जो एक्सेलरेशंस की रेशियो है उसका उल्टा करके क्या होगा, वो उनके लिए टाइम की रेशियो आ जाएगी। सो दिस इज अबाउट माय सम theory questions. These are the expected questions which can be asked on 26th July based upon this rotational motion. So thank you very much, would be doctors. So would be doctors, हारेगा कोरोना जीतेगा इंडिया। So would be doctors, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, जागरूक रहिए, जागृत रहिए। और बच्चों में एक आज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, कल हमारे पास योगा डे है और सूर्य ग्रहण भी है। तो कल हम सुबह एक योगा डे के ऊपर एक हाफ एन आवर की एक योगा की भी क्लास आपके साथ लेंगे। थैंक यू वेरी मच।